वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर इनामी धर दबोचा गया। वैशाली नगर से थानाधिकारी आरती सिंह के हत्थे चढ़ा। 25,000 रुपए का इनामी 25,000 रुपए का इनामी अपराधी प्रदीप तंवर को गिरफ्तार किया और एडीसीपी वेस्ट कार्यालय में तैनात एएसआई महेंद्र सिंह की सूचना पर इनामी धरा गया। तो 25,000 रुपए का इनामी अपराधी अब खाकी के शिकंजे में है। एएसआई महेंद्र सिंह की सूचना पर कार्रवाई की प्रक्रिया होती है। जयपुर से राजधानी से खबर। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर इनामी को धर दबोचा गया है। 25,000 रुपए का ये इनामी बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रदीप तंवर है, जो कि अब खाकी के शिकंजे में है। एएसआई महेंद्र सिंह की सूचना पर इस इनामी अपराधी को धर दबोचा जाता है। जयपुर से राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। और अब बस्ती की बात करेंगे। मुंडली गांव में पशुबाड़े में भीषण आग लगी है। आग लगने से 10 बकरियां और करीब 3 टन चारा जल करके राख हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीमें कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आग से पशुपालकों को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। पशु चिकित्सालय की रिपोर्ट में 10 बकरियों के जलने की पुष्टि। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता लग पाया है। प्रशासन से पीड़ित परिवार ने मुआवजे की भी मांग उठाई है। तो फायर ब्रिगेड की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। जैसे ही सूचना मिलती है तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है और आग पर काबू हालांकि अब पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत की जाती है और उसके बाद में आग पर काबू भी पाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए और जहां पर आग लगी उस जगह की ये तस्वीरें। तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि पशु के बाड़े में किस तरह से भीषण आग लग जाती है। अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिलता है। फायर ब्रिगेड की तमाम टीमों को यहां पर बुलाया जाता है। उसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। जयपुर के आमेर महल से जुड़ी खबर। चैत्र नवरात्रा को देखते हुए प्रशासन का आदेश जारी। 18 मार्च से 28 मार्च तक आमेर महल में कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव। शाम 5:30 बजे के बाद आमेर महल पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में नाइट टूरिज्म पर भी जो नाइट टूरिज्म है वो भी पूरी तरह से बंद रहेगा। और शीला माता मंदिर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हाथी सवारी भी बंद रखने के निर्देश। 18 से 28 मार्च तक आमेर में हाथी सवारी का संचालन नहीं होगा। नवरात्रा के दौरान दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रख करके ये पूरा फैसला लिया गया है। महत्वपूर्ण फैसला। आदेश की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 18 मार्च से 28 मार्च तक ये बदलाव रहेंगे। मतलब कि तकरीबन 10 दिनों तक ये बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऐसे में पर्यटकों के लिए कुछ व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है। हाथी सवारी इन 10 दिनों के दौरान नहीं देखने को मिलेगी। पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से मद्देनजर ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया गया। लद्दाख में आज विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश के चौथे उपराज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेह स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज में आयोजित समारोह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने उन्हें शपथ दिलाई। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। केंद्र सरकार के हालिया प्रशासनिक फेरबदल के बाद उन्हें लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने ये जिम्मेदारी कविंद्र गुप्ता की जगह संभाली है, जिन्हें हाल ही में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। सक्सेना के पदभार संभालने के साथ ही लद्दाख के प्रशासनिक और विकास कार्यों को लेकर नई उम्मीदें भी जताई जा रही है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारत के मुकुट लद्दाख की जनता की सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसी तरीके से सेवा करूँगा जो यहाँ की जनता को उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरा डेवलपमेंट का मॉडल होगा कि मैं गांव-गांव में जाऊं, शहरों में जाऊं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूं और समझूं और उसके बाद उसका निदान निकालूं। लद्दाख में जो टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, मेरी प्राथमिकता होगी कि लद्दाख को दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे सॉट आफ्टर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए और मैं कल से ही इसी काम पर लगूंगा। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत कम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ कुछ ज़रूरत है। उसके लिए वाटर बॉडीज़ का बनाना, प्लांटेशन करना, ग्रीनरी को आगे बढ़ाना, इन सब को भी मैं ध्यान में रखकर काम करूँगा। मैंने देखा है कि सिटीज़ में क्लीननेस की कमी है, यहाँ पर शायद सीवेज प्लांट्स बहुत कम हैं, उन सब को धीरे धीरे मैं आगे बढ़ाऊँ। बालोतरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थित निजी कपड़ा फैक्ट्री के स्लज टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में स्लज टैंक की सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान 3 मजदूर टैंक में उतर करके सफाई कर रहे थे। अचानक टैंक के अंदर दम घुटने के कारण तीनों की तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद तीनों मजदूरों को तुरंत नाहटा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। तो बहुत ही दुखद खबर, जहां पर 3 मजदूर टैंक की सफाई करने के लिए जैसे ही टैंक के अंदर उतरते हैं, दम घुटने से तीनों मजदूरों की मौत हो जाती है। भीलवाड़ा पुलिस ने एक महिला चोर गिरोह को पकड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं का ये चोर गिरोह ज्वेलरी चुराकर निगल जाता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। जब पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनका मेडिकल करवाया तो वे भी चौंक गए। एक्सरे के दौरान एक महिला के पेट में मंगलसूत्र और सोने के मोती मिले, जिसे बाद में डॉक्टर्स ने बाहर निकाला। ये सभी महिलाएं एमपी के नीमच जिले के अलग अलग गांवों की रहने वाली है। शीतला सप्तमी के दिन कोटड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में रंगोत्सव कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भीड़ का फायदा उठाकर गैंग की महिलाएं भी वहां पर पहुंच गई और महिलाओं के गले से सोने के जेवरात चोरी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह का खुलासा किया। जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो पुलिस को ये महिलाएं एक कार में घूमती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया और इस चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ। तो यहाँ पर महिलाओं ने चोरी तो की, लेकिन हैरानी की बात यह है, और आप इन तमाम महिलाओं के चेहरे भी देख लीजिए जो खाकी के शिकंजे में है, लेकिन इनके पेट से सोने की चीजें निकलती है। एक्सरे में खुलासा होता है। लुटेरी महिलाएं ये हैं और बहुत ज्यादा तादाद में है, तकरीबन 5 से 7 इनके आसपास संख्या होगी। बांसवाड़ा में एक सड़क हादसे ने अवैध शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया। सदर थाना क्षेत्र में दाहोद रोड पर तेज रफ्तार एसयूवी और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक क्षतिग्रस्त कार लावारिस हालत में मिली। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 44 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस ने शराब जब्त करके वाहन को कब्जे में लिया और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो अवैध शराब बरामद हुई है। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद में चालक फरार हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बूंदी में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में बकाया राजस्व वसूली के लक्ष्य इसी माह में पूरा करें और राजस्व मामले के निस्तारण में तेजी लाए। उन्होंने इजराय और पत्थरगड़ी के मामलों में प्रगति बढ़ाने, भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निपटारा करने और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा सहित सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें बैठक की आप देख लीजिए। लंबित
प्रकरणों के निस्तारण पर फोकस इस बैठक के मद्देनजर किया गया और फोकस किया गया कि संपर्क पोर्टल पर जो शिकायतें हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाएं, उनका समाधान करें, ये निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र के मोटाखोरा रोहनखेड़ा गांव में गुरुवार को खेत पर गेहूं एकत्रित करते समय किसान पनिया पुत्रा पुनिया मीणा अचानक से अचेत होकर के गिर पड़ा। परिजन और ग्रामीणों उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को मृतक के पिता पुनिया मीणा की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। थानाधिकारी घीसू लाल ने बताया कि मृतक विवाहित था और उसके एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। प्रारंभिक तौर पर अचानक तबियत बिगड़ने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। तो गेहूं एकत्रित करते समय तबियत बिगड़ने की सूचना मिली। रायसिंह नगर इलाके में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब वाहन तलाशी को लेकर सुरक्षा एजेंसी के कार्मिकों और वाहन चालकों के बीच में विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि हेरोइन तस्करी के मामले में चल रही नाकाबंदी के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच तू मैं और मारपीट तक की नौबत आई। इस पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो आपके सामने, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि सच बेधड़क नहीं करता है। भरतपुर के जरैला गांव में लगा आरओ प्लांट पिछले 2 सालों से खराब पड़ा होने के कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 4 साल पहले गांव में आरओ प्लांट लगाया था, जिससे लगभग 2 साल तक लोगों को साफ पानी मिलता रहा। लेकिन करीब 2 साल पहले प्लांट खराब हुआ और उसके बाद प्लांट के लिए लगाई गई विद्युत डीपी भी चोरी हुई, जिसके चलते आरओ प्लांट पूरी तरह से बंद हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट को दोबारा चालू कराने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी के चलते ग्रामीणों को कुएं का पानी पीना पड़ रहा है। 2 साल से आरओ प्लांट पूरी तरह से बंद है, ताले लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 2-3 साल पहले बना था, बनने के बाद 1.5 साल ढंग से चला है। इसके बाद इसकी डीपी चोरी हो गई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और ग्रामीण पानी के लिए नोखा उपखंड मुख्यालय पर आज सैकड़ों ऑटो चालकों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। चालकों ने बताया कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध और गैस की भारी किल्लत के कारण उनके वाहन चलाने में संकट पैदा हुआ है। नोखा में सीएनजी पंप न होने के कारण अधिकांश चालक घरेलू गैस पर ही निर्भर है, लेकिन अब गैस की कमी और सख्ती से रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। ऑटो चालकों के प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम गोपाल जांगिड़ को ज्ञापन भी सौंपा। चालकों ने मुख्य रूप से 3 मांगे रखी। नोखा में अविलंब सीएनजी पंप की स्थापना, नवली गेट में ऑटो चलाने के लिए सुगम रास्ता और फाइनेंस कंपनियों से किश्तों में राहत या समय सीमा बढ़ाने की सुविधा। अधिकारियों से निवेदन किया है कम से कम ये छोटे जो व्हीकल है उनको निकाला जाए, क्योंकि ये पुल का काम 3 साल चलेगा कम से कम, तो आम आदमी की समस्या का समाधान हो। टैक्सी के जो मालिक जितने भी लोग हैं, इनकी जो मूल डिमांड थी कि भाई पहले ये गैस किट से चलती थी, घरेलू गैस को यूज मजबूरी में लेते थे क्योंकि आजीविका चलाने का साधन है। बीकानेर जाने के लिए इनके पास पूरा संसाधनों की कमी थी। अब युद्ध की स्थिति में वो घरेलू गैस भी मिलनी बंद हो गई। ऐसी स्थिति में ये मजबूर होकर के यहाँ इनकी डिमांड है कि भाई हमें फाइनेंस के लोग परेशान कर रहे हैं, किस्त के लोग परेशान कर रहे हैं, इनकम का सोर्स जीरो हो गया, आजीविका हमारी टैक्सी से चलनी चाहिए। भाई नमक से लेकर के पूरा घरेलू सामान पूरा का पूरा टैक्सी से आ रहा था। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों की जायज डिमांड है। बयाना पंचायत समिति के बीसी कक्ष में गुरुवार को मासिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया और कई परिवादों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। तस्वीरें देख लीजिए। जन सुनवाई में रसद विभाग की अधिकारी, साक्षी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनकर
संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। तहसीलदार लालचंद वर्मा ने बताया कि हर महीने के दूसरे गुरुवार को बयाना पंचायत समिति में जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, जलदाय, शिक्षा, बिजली विभाग और नगर पालिका सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। और चलिए बात दौसा के सिकराय की, जहां पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार ने उपखंड क्षेत्र की गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न एजेंसियों की व्यवस्था और सिलेंडर वितरण प्रणाली का जायजा लिया। एसडीएम ने कहा, सिकराय और आसपास के विधानसभा क्षेत्र में संचालित सभी गैस एजेंसियों के निरीक्षण के लिए टीमें गठित की है और कार्रवाई भी जारी रहेगी। मानपुर की परिवार गैस एजेंसी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाए ताकि आमजन को परेशानी ना हो। साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि किसी भी अवैध या फिर कानून विपरीत गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो और गैस एजेंसियों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाएगा। एसडीएम ने गैस वितरण में पारदर्शिता रखने और प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। अपने सिकराय विधानसभा क्षेत्र में और इसके अलावा सिकराय उपखंड क्षेत्र में जो भी गैस एजेंसियां हैं, तो उसमें टीम बनाकर सभी का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी परेवा जो गैस एजेंसी है मानपुर में, उसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान वहाँ जो संबंधित एजेंसी संचालक हैं, उनको यही निर्देश प्रदान किए गए कि अधिक से अधिक होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर की सप्लाई की जाए और पुलिस को भी निर्देशित किया गया कि कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति नहीं हो, पर्याप्त पुलिस जाब्ता सभी एजेंसियों पर नियुक्त हो और जो पहले आवेदन कर रहा है उस कस्टमर को पहले सिलेंडर की सप्लाई की जाए और किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए प्रशासन